हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में डाइन डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, यानी कि मृत्युकालीन कथन। इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, मृत्युकालीन कथन का अर्थ होता है कि मरे हुए व्यक्ति का कथन। तो क्या कोर्ट में ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है उसके कथन की कोई वैल्यू होती है स्टेटमेंट की? आइए उस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये आपको बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दोनों में जो मृत्युकालीन कथन का प्रावधान था, सेक्शन में डिफरेंस किया गया है। पहले 32 में था सेक्शन, जो कि अब सेक्शन नंबर 26 में आ चुका है अमेंडमेंट के माध्यम से। ये कब से लागू होगा? तो 1 जुलाई से अप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम ये लॉ को पढ़ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं कि मृत्युकालीन कथन के बारे में जानते हैं होता क्या है। तो ऐसा कथन है कि व्यक्ति मर चुका है, मरने से पहले कोई कथन किया गया था, यानी कि मरने से पूर्व ऐसे व्यक्ति द्वारा कहे या लिखे गए कथन न्यायालय में काम आते हैं जब मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो कि मृत्यु क्यों हुई है, क्या और उसकी परिस्थिति क्या थी, किस कारण से हुई है। और इसके लिए मृत्युकालीन कथन न्यायालय में लिया जाता है। व्यक्ति जब मर गया है तो उसने क्या कहा था, क्योंकि एक प्रजम्पशन बनाई जाती है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। हमेशा मरता हुआ व्यक्ति को कोई लालच नहीं होता है, इसलिए वो अपनी बात को सही से रखता है और सत्यता के साथ रखता है। अर्थात मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बोलने का कोई कारण होता है। इसलिए मृत्युकालीन कथन न्यायालय में उपयोगी होता है और उसी की मृत्यु के बारे में हुआ है। मान लीजिए कि ए ने मरने से पहले बी से कोई बात कहा तो और मर गया, तो न्यायालय में अब जिससे भी कहा गया है वो न्यायालय में वो बात को बता सकता है। इसी को मृत्युकालीन कथन कहते हैं। तो जो व्यक्ति मर गया वो तो न्यायालय में जाके बोल नहीं सकता क्योंकि मर चुका है, तो उसके कथन को कोई और कहता है, न्यायालय के समक्ष रखता है। तो ये रिलीवेंट होता है न्यायालय के माध्यम से। यहाँ पे क्या दोष सिद्धि का आधार बन सकता है? किसी व्यक्ति ने मर गया, मरने से पहले कोई कथन किया था, अब कोर्ट में उस कथन को ले जाएंगे और वो किसी का नाम ले दे कि इसने मुझे मारा था, या कोई भी बात बताता है मरने से पहले, तो क्या वो रिलीवेंट होगी? क्या उसे दोष सिद्धि कर सकते हैं? तो केस है खुशाल राव बनाम बम्बई राज 1958 का। इसमें क्या कहा था कि हाँ, दोष सिद्धि का आधार बन सकता है और संपुष्टिकरण कोरोबरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि किया गया मृत्युकालीन कथन सत्यता उसमें सत्यता हो और वो विश्वसनीय हो तो हाँ, दोष सिद्धि किया जा सकता है। लेकिन न्यायालय का समाधान होना चाहिए सत्य होने का, तो ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, तो मृत्युकालीन कथन जो होता है वो कौन करता है? मरने से पूर्व करता है कोई व्यक्ति और मर जाता है। मरने वाला व्यक्ति मरने से पूर्व करता है। कथन कहा गया है उस व्यक्ति के द्वारा, तो कथन का कारण या कथन में क्या है, कारण है या परिस्थितियां हैं कि मृत्यु क्यों हुई थी। और मृत्यु का प्रश्न उठा हो न्यायालय में, अब मामला कौन सा हो, या तो सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, दोनों ही मामले में ये लागू होता है धारा 26 मृत्युकालीन कथन 26 का पॉइंट नंबर ए, मृत्युकालीन कथन सिविल और आपराधिक मामलों में। लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, लेकिन हमारे भारत में दोनों प्रकार के मामलों में लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या होगा जब मृत्युकालीन कथन, तो हम समझ चुके हैं कि व्यक्ति जो मर चुका है उसने मरने से पूर्व कोई कथन किया था और न्यायालय में वो दे सकते हैं। लेकिन यदि तो वो कहाँ पे आएगा? धारा 26A में आएगा और सुसंगत होता है। लेकिन क्या होगा जबकि कोई व्यक्ति जीवित बच गया, मरने के पहले कोई कथन कहा था लेकिन मरते मरते बच गया, बोलता ना कि मरते मरते बच गया, तो जब मरते मरते बच जाएगा तो क्या उसकी कथन की कोई वैल्यू होगी? इंग्लिश लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय कानून में इसका है कि अगर जीवित बच गया है तो जो बात उसने कहा था कि मुझे ए नाम के व्यक्ति ने मारा है और बाई चांस चलो बच गया वो व्यक्ति, तो बाद में फिर वो व्यक्ति बचने के बाद न्यायालय जाएगा और बताएगा, जीवित रहेगा तब, तो उसका बोला था कि उसने मारा है, तो उसकी बात का खंडन करने के लिए धारा 148 में इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ में जो व्यक्ति बच चुका है वो फिर से न्यायालय जाके बताएगा कि हाँ, इसने मुझे मारने की कोशिश किया है, मरते मरते मैं बचा हूँ। तो इस प्रकार से मृत्युकालीन कथन 26A में रिलीवेंट है और उसी पर बच गया तो 148 या 160 में संपुष्टिकरण या खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार एक केस है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का 1885 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें हुआ क्या था, तो न्यायालय ने इसमें कहा था कि मृत्युकालीन कथन संकेत द्वारा भी किया जा सकता है।
संकेत के माध्यम से मृत्युकालीन कथन किया जा सकता है, और मृत्युकालीन कथन को इसमें माना गया था, स्वीकार किया गया था। आचरण भी था इसमें एक वर्ड जो धारा 8 से रिलेटेड था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी मृत्युकालीन कथन में धारा 32 जो पुरानी अधिनियम है उसमें था, अब ये धारा 26 में आ गया है। क्या था इसमें, एक लड़की है उसके गले में प्रहार किया गया, और अब प्रहार किसने किया था, अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने। और लड़की की माँ ने उसे जब पता चला सुबह सुबह तो अस्पताल लेकर गई, अस्पताल में थोड़ा ठीक कंडीशन हुई, तब लड़की की माँ ने बोला कि बेटा बताओ अपराध किसने किया, तो वो बोल नहीं पा रही थी। तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हें इशारा से नाम लूँगी, तुम्हें जवाब देना है, जो पूछूंगी क्या ए ने मारा, बी ने मारा, क्या अब्दुल्ला ने मारा। तो जैसे ही अब्दुल्ला का नाम लिया तो लड़की ने इशारा कर दिया, क्योंकि गला खराब था, गला में प्रहार हुआ था, बोल नहीं सकती थी। तो इशारा में फिर उसने पूछा कि अब्दुल्ला आया था, उसने मारा, तो फिर उसने इशारा किया कि हाँ उसने मारा है। तो इससे क्या हुआ, ये मृत्यु का, और बाद में लड़की मर गई, तो मृत्युकालीन कथन के रूप में माना गया उसे रिलीवेंट धारा 26 में, ठीक है। लेकिन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं माना गया था धारा 8 में। तो ये था, ये केस याद रखिएगा। मृत्युकालीन कथन का एक केस और है जो लीडिंग केस है, मुख्य बात कहा जा सकता है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल का था। इसमें हुआ क्या था, पाकला नारायण स्वामी पर चार्ज लगा था मृत्यु कारित करने का। अब हुआ क्या था इस मैटर में थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। कुरी नकाराजू नाम का एक व्यक्ति था, उधारी देता था, उसने उधारी दिया था किसको, पाकला नारायण स्वामी था एक व्यक्ति, उसकी पत्नी को, ठीक है, पाकला नारायण स्वामी की वाइफ को किसने उधार दिया था, नागाराजू नाम के व्यक्ति ने। कितने रुपए, 3000 रुपये। 1939 की बात है, उस समय में 3000 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी, लाखों में, और उसमें ब्याज भी था, वो वापस नहीं किया था पाकला नारायण स्वामी की पत्नी ने। फिर इन लोगों ने एक खत लिखा और कुरी नागाराजू को लिखा और बोला कि आप आ जाइए पैसे लेने के लिए। अब ये पैसे लेने के लिए गया, नागाराजू ने पत्नी को भी बताया कि मैं जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, और जाते समय बताया कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, पाकला नारायण के पास में। अब क्या हुआ, जब 2 दिन बाद पता नहीं चला कि नागाराजू वापस ही नहीं आया, 2 दिन बाद पता चला कि ट्रेन में एक बॉक्स में टुकड़े में उसकी लाश मिली है। पत्नी ने, नागाराजू की पत्नी ने पहचान भी लिया कि ये पति है। अब इसमें हुआ ये कि पत्नी से जो बात कही गई थी कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, इसे मृत्युकालीन कथन माना गया कि पत्नी को पूरा पता था कि पाकला नारायण के पास गया है और उसके वाइफ से पैसे लेना है, और मृत्यु हो गई। तो जो कथन पत्नी ने कहा था वो डाइन डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत किया गया, और उसी आधार पर इस व्यक्ति को, पाकला नारायण को मृत्यु दंड दिया गया था। किस आधार पे, पत्नी के कथन पर। मृत्युकालीन कथन था ना, दिया क्या था कथन बोला था नागाराजू ने, कथन था मरने वाले व्यक्ति का, बोला किससे था, पत्नी से। पत्नी से क्या बोला था कि जा रहा हूं मैं, तो मृत्युकालीन कथन माना गया और इस आधार पर उसे दंड दिया गया, ठीक है। लेकिन इसे कन्फेशन नहीं माना गया था, याद रखिएगा। कन्फेशन हम पढ़ चुके हैं, आप पुरानी लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 26 जिसमें ए में मृत्युकालीन कथन दिया गया है, लेकिन बाकी प्रोविजन क्या कहता है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। धारा 26 की हेडिंग क्या है, बेदशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, मिल नहीं सकता है। तो नीचे क्या लिखा है पहले पैरे में, सुसंगत तथ्यों को लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मर गया है, मिल नहीं रहा है, साक्ष्य देने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति अगर जब न्यायालय में नहीं आ सकते हैं तो ये चीज़ें रिलीवेंट होती हैं। क्या क्या चीज़ें रिलीवेंट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने कंटेंट में लिखा है, इससे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है, कोई कथन किया जाना चाहिए, इसमें जो लिखा है उसी को तोड़ा है मैंने। कथन लिखित या मौखिक में किया जाना चाहिए, कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो मर गया है या मिल नहीं सकता है, या जो साक्ष्य देने में न्यायालय में नहीं आ सकता है, पागल हो गया है, असमर्थ है, या अगर उसे बुलाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, विलम्ब हो जाएगा, या व्यय भी होगा ज़्यादा, तो तब वहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय में नहीं आ सकते हैं, मर गया है, मिल नहीं रहा, असमर्थ है, विलम्ब होगा, व्यय होगा, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में तो आ नहीं सकते, तब उनके द्वारा बोला गया मौखिक या उनके द्वारा लिखा गया लिखित कथन सुसंगत होते हैं। अब जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति ने लिखा हो, असमर्थ व्यक्ति ने या मरने वाला व्यक्ति ने मरने से पहले लिखा हो,
मरने वाला व्यक्ति ये भी हो सकता है कि किसी से लिखवा ले और फिर उसमें अपनी साइन कर दे, तो ये भी मृत्युकालीन कथन माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति ही कथन लिखे। तो ये बातें आपको याद रखना है। ये 26 का पहला पैरा हमने पढ़ा है। इसमें टोटल कितने पॉइंट हैं? ABCDEFGH 8 पॉइंट्स हैं, 3 और 5 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स में बात की गई है। 8 पॉइंट्स वो ये हैं, याद रखिएगा। पहले ए में है मृत्युकालीन कथन, जिसे हमने पढ़ा है डाइन डिक्लेरेशन, यानी कि जो बातें अभी हमने पहले पढ़ा था कि वो आ नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है, न्यायालय में आने में समय लग जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के कथन को रिलीवेंट माना जाता है। कब? अगर मर गया है तो मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से कारोबार के मामूली अनुक्रम में जब कारोबार है तो कोई चीज़ लिखी जा रही है तो वो चीज़ भी रिलीवेंट होती है, मामूली अनुक्रम में रखी हुई चीज़। दूसरा, कोई बात व्यक्ति कह रहा है जो उसी के हित के विरुद्ध है, धन संपत्ति या संपत्ति संबंधी कोई व्यक्ति कहता है तो वो कथन भी सुसंगत होता है, सी में। डी में क्या है? राय, लोक अधिकार के बारे में, रूढ़ि के बारे में, लोक या साधारण हित के बारे में कोई राय दी जाती है तो वो भी सुसंगत होती है, डी में। तीसरा है नातेदारी के बारे में, अस्तित्व के संबंध में, रक्त विवाह दत्तक ग्रहण से संबंधित अगर कोई भी राय बताई जाती है, व्यक्ति नहीं है, तो उसके जो कथन थे वो रिलीवेंट माने जाएंगे। कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेख है तो उसके बारे में कोई बात, स्टेटमेंट किसी ने कहा था तो वो भी रिलीवेंट होगी। तो नातेदार और कौटुंबिक, ये बातें याद रखेंगे। फिर धारा 11A क्या था? तो धारा 11 के ए में संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में किया गया कथन, ये भी न्यायालय में रिलीवेंट होता है। और लास्ट है एच। एच क्या कहता है? कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह की एक राय है तो वो राय भी रिलीवेंट होती है। कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन जिसमें सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त है वो भी रिलीवेंट होता है। तो ये चीज़ें टोटल 8 हैं जो रिलीवेंट होती है। कब? जब व्यक्ति आ नहीं सकता है न्यायालय में तो इनके द्वारा कही गई बातें, स्टेटमेंट हैं, न्यायालय में आ नहीं पा रहे हैं, तो इस सभी 8 मैटर में चीज़ें रिलीवेंट होती है। कब कब? जब मर गया है, मिल नहीं रहा है, असमर्थ हो गया है, विलम्ब होगा, व्यय होगा, तब ऐसे व्यक्तियों की जितना मामले में परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्त प्रतीत होता हो, निम्नलिखित कथन लिखित या मौखिक, ये सब चीज़ें सुसंगत होती हैं। जैसे कि ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसी का एन, कि दुकान की खिड़की में लिख दिया गया रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए बी पर ए वाद लाता है। प्रश्न, उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखी प्रकृति के बारे में इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी। अगर मान लो कि किसी दुकान में बाहर लिखा हुआ है और सब लोग बोल रहे हैं ये तो तुमने, जैसे कोई बोला कि उधारी में मत लेना, और कई लोग आके बोल रहे हैं कि उधारी में तेरे यहाँ से एक ही व्यक्ति लेता है और वो उधारी देता भी नहीं है, तो ऐसे सब लोग बोल रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, तो इस प्रकार से रिलीवेंट हो जाएंगी चीज़ें एन में। ठीक है, उसी प्रकार से बी, सी, डी और ई ये सारी इलस्ट्रेशन दी गए हैं। जैसे कि बी में क्या क्या है? प्रश्न ए के जन्म की तारीख के बारे में है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो अब जन्म के बारे में शल्य चिकित्सक, मृत शल्य चिकित्सक मर गया है वो तो, लेकिन उसने अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में रखी जाने वाली डायरी में लिखा था कि उस दिन अमुक दिन उसके एक ही माता की परिचर्या की और उससे पुत्र का प्रसव कराया, बच्चे को जन्म दिया, तो ये फैक्ट रिलीवेंट होगा। अब वो तो मर गया है तो वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसके द्वारा लिखी हुई चीज़ रिलीवेंट होती है। इसी प्रकार से सी में क्या कहा गया है? प्रश्न ये है कि क्या ए अमुक दिन नागपुर में था। कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान में वर्णित कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजन से ये अब प्रयोजनार्थ ए के पास रहा है, तो ये बातें डायरी में हैं इसलिए सुसंगत मानी जाएंगी। उस व्यक्ति के बारे में है ना, वो तो रहा नहीं, तो फिर भी वो रिलीवेंट होंगी। इसी प्रकार डी क्या है? प्रश्न यह है, क्या कोई पोत यानी कि जहाज मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ था। अब क्वेश्चन है, तो किसी वाणिज्य फर्म के जिसके द्वारा वह जहाज भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा चेन्नई स्थित अपने संपर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा प्रेषित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र की पोत यानी जहाज मुंबई पतन से अमुक दिन चला गया था, सुसंगत है। तो जो भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हाँ इस दिन जहाज निकला था, अपने संपर्क वाले व्यक्तियों को कहा गया था, तो जो बात कही गई थी वो रिलीवेंट हो जाएंगी, क्योंकि अब वो व्यक्ति तो है नहीं तो उसकी बात रिलीवेंट हो जाएगी। इसी प्रकार से
एफ आता है, प्रश्न है कि क्या ए और बी का विवाह वैध रूप से हुआ था, लीगली था विवाह। अब एक मृत पादरी का कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराना अपराध के रूप में है, तो ये सुसंगत होगा अगर ऐसा साक्ष्य मिलता है तो, कथन मिलता है तो। इसी प्रकार से यह इलस्ट्रेशन आई बोलता है कि प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकमार्ग है, कोई सड़क है क्या, ये पब्लिक सड़क है या आम रास्ता है या प्राइवेट रास्ता है। तो ग्राम के मृत प्रधान ये द्वारा कोई कथन किया गया था, अब वो तो है नहीं, तो उसने जो कथन किया गया था वो भी रिलीवेंट होगा। उसने क्या कहा था कि हाँ ये पब्लिक रोड है, तो पब्लिक रास्ता है तो वो चीज़ें रिलीवेंट हो जाएगी, व्यक्ति नहीं है इसलिए, क्योंकि हमने पढ़ा था जो मिल नहीं रहा, मर चुका है, न्यायालय में नहीं आ सकता, तो उसके कथन रिलीवेंट होते हैं, तो यहाँ पे रिलेवेंसी बताया है। अब ये यहाँ पे जे क्या बोलता है, प्रश्न है कि क्या विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी। तो एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन कि कीमत इतनी थी, इतने में खरीदा था, तो वो चीज़ें रिलीवेंट होंगी। इसी प्रकार से के बोलता है कि प्रश्न यह है कि क्या ए जो मर चुका है बी का पिता था। अब ए द्वारा किया गया कथन कि बी उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य है। अब मर तो गया है लेकिन मरने से पहले कहा था कि हाँ मेरा बच्चा है, तो वो चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगला एल पढ़ते हैं। प्रश्न है कि क्या ए के जन्म की तारीख क्या है। अब ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें बताया गया है कि ए का जन्म अमुक दिन हुआ, तो ये भी सुसंगत तथ्य है। दो हो गए मृत वाले, इलस्ट्रेशन हमने पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से ये लास्ट तो पढ़ चुके हैं, सेकंड लास्ट पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या और कब ए और बी का विवाह हुआ था। बी के मृत पिता सी द्वारा किसी याददाश्त पुस्तिका में अपनी पुत्री का ए के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि की गई है। तो मर तो गए हैं वो, लेकिन मृत पिता ने जो मरने के पहले कथन लिखा था शादी के बारे में, तो वो चीज़ें सुसंगत होंगी जो उन्हें बताया होगा। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें सुसंगत होती हैं हमने अभी देखा। मृत्युकालीन कथन सुसंगत है, कोई भी अगर कहा गया है कारोबार के मामूली अनुक्रम में कोई बात लिखी गई है, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, उसके कथन सुसंगत होंगे। हित के विरुद्ध कोई बात कही गई है कि हाँ मुझे उसे 10,000 रुपये देना है, ए ने कहा कि बी को 10,000 रुपये देना है, तो अब ए ने कहा है और ए के विरुद्ध ही होगा अब वो, क्योंकि ए को पैसा देना, अब वो व्यक्ति नहीं है तो उसके घर वाले या हित प्रतिनिधि हैं वो देंगे। तो हित के विरुद्ध है तो धन या संपत्ति हित, तो वहाँ पे उसका कथन सुसंगत होगा अगर वो व्यक्ति नहीं है तो। राय लोक अधिकार के बारे में कि ये क्या पब्लिक रास्ता है, अभी अपन ने पढ़ा था, ये भी सुसंगत होता है। नातेदारी के बारे में कोई बात बताओ कि पुत्र है या नहीं है, तो वो भी सुसंगत है। कुटुंब के बारे में कोई बात बता रहे हो, व्यक्ति तो रहा नहीं, उसके कथन सुसंगत हो जाएंगे। या न्यायालय नहीं भी आ सकता है तो भी कथन सुसंगत हो जाएंगे। धारा 11A में जो लोक अधिकार रूढ़ी के बारे में संविवाह से संबंधित है, तो दस्तावेज में कोई कथन किया गया वो भी सुसंगत है। कई व्यक्ति द्वारा किया गया कथन सुसंगत भावनाएं होती है, तो अब ये व्यक्ति के जो कथन होंगे सुसंगत होंगे। तो आपको आ गया होगा समझ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सिंपल लॉ क्लास टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, या हमको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा। और आगे वीडियो लाते रहेंगे, और आपको किसी विषय पर कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।